This session, we have Rohit Juglan requesting to remove all the other chairs, please, from the stage. सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अग्निदा ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आकाश सर का, बट मेरी कुछ अपनी मेमोरीज़ हैं, मेरी कुछ अपनी यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको ये पूरी की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है ये थोड़ी सी और मौजू लगने लगेगी, ये थोड़ी सी और बेहतर लगने लगेगी और आसान लगने लगेगी सुनने में। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे और हम में से बहुत लोगों को शुरुआती दिनों से बताई जाती है, जब हम क्रिकेट देखना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं या फॉर दैट मैटर खेलना शुरू करते हैं, वो रहता है आंकड़ों का, कि आंकड़े कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। 50, 100, 50, 5, 10, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब हम इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो एक सीरीज़ आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2003-2004, जहाँ पे हमने प्लेयर्स को 200 मारते हुए देखा, 100 मारते हुए देखा। सौरव गांगुली ने शुरुआत में ही 100 मार दिया, फिर राहुल द्रविड़ का 200 आ गया। और फिर इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ख़त्म होती है तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 100 और 200 रन ही आपकी जीत या फिर आपकी सीरीज़ रिटेन करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रहे हों। वो 138 गेंदें खेलने वाला शख्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक सामने से 5 लेने वाला खिलाड़ी या सामने से 100 रन मारने वाला खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी सीरीज ऑन द लाइन है और जब आप ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से हम ये टेस्ट मैच बचा सकें या किसी तरीके से हम ये टेस्ट मैच जीत सकें, तो फिर ऐसे समय में आपके फैब 4 के लिए जो काम आकाश चोपड़ा सर ने किया है 2003-2004 की उस सीरीज़ में, मुझे लगता है हम सबको उसे याद रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और ये समझना चाहिए कि उनकी पारी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस समय में लोग कॉलम्स लिखना या आर्टिकल्स लिखना बहुत अपनी शान नहीं मानते थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखते थे कि किस तरीके से जो है वो हमारा लिखा हुआ पढ़ा जाना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग थे जो लिखने को बहुत अच्छा समझते थे। ऐसे समय में आकाश चोपड़ा साहब 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं और इन तीनों किताबों में उन्होंने जिस तरीके का इंसाइट्स बताया है। अभी हम मुंबई में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कवर कर रहे थे और मरीन ड्राइव के ठीक सामने एक होटल है जिसको लेकर के उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं अमोल कराटकर सर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया आकाश की किताब पढ़ो यार, आकाश की किताब में तुम्हें उस होटल में ये किस्से मिलेंगे कि कैसे राजस्थान की टीम हो, कैसे मुंबई की टीम हो, वो उन होटल्स में रहा करते थे और वहाँ के क्या किस्से हैं। एक जो बड़ा शानदार सा किस्सा है उसमें उनकी किताब, जिसमें आप ये समझते हैं कि नंबर्स को आप क्यों इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। और कई बार उन्होंने उस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे अगर आप क्रिकेट को सही तरीके से देखना शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम कई बार इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक नंबर का जिक्र कर रहे होते हैं। और इसीलिए मैंने वो 2003-2004 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जिक्र किया। एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम ये सेशन शुरू करेंगे। हिंदी में ब्रॉडकास्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, 2 दशक हुए हैं, लेकिन हिंदी में ब्रॉडकास्टिंग में शायरियाँ हमने अपने बचपन से सुनी है। लेकिन हिंदी की ब्रॉडकास्टिंग में विशेषण, हिंदी की ब्रॉडकास्टिंग में अनुप्रास अलंकार और हिंदी की ब्रॉडकास्टिंग में तुकबंदी, इन तीनों की त्रिवेणी को अगर किसी ने साधा है तो वो आकाश चोपड़ा है। और ये मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। जब आप
कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं तो आप एक एडजेक्टिव दे रहे होते हैं, एक विशेषण दे रहे होते हैं। जब आप अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं चतुर चालाक चपल चहल। और जब आप कह रहे होते हैं कोहली का बल्ला माशा अल्लाह तो आप तुकबंदी का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये हिंदी कमेंट्री में आकाश स्तर से पहले किसी ने भी नहीं किया था। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हिंदी को कभी भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं रही है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही है कि आपको बहुत अच्छी हिंदी बोलनी ही पड़ेगी और आपको बहुत भाषा अध्ययन के साथ हिंदी बोलनी पड़ेगी। लेकिन हिंदी ने एक काम ये ज़रूर किया है कि जिसने भी उसे इन सारे वर्णों के साथ साधा है ना, उसने बहुत मोहब्बत दी है उन लोगों को, और आकाश सर उनमें से एक है जिनको शायद एज अ क्रिकेटर लोगों ने उतना नहीं चाहा। लेकिन सर हैट्स ऑफ फॉर दिस कि जिस तरीके से आपने हिंदी को बोला है डिजिटल माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, ऐसी हिंदी ना पहले कभी बोली गई थी। आगे अब लोग बहुत ज़्यादा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग उनका अंदाज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत व्यूज़ भी मिलते हैं और मिलेंगे भी। जब आप अच्छा काम करोगे किसी को कॉपी करते हुए भी, तो आपको ज़रूर वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। बट वो एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है और वो कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर कहते हैं जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनका हिंदी या किसी भी भाषा में कमांड बहुत अच्छा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मगर कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां है कुछ और। इसमें जो सबसे बड़ा शब्द है वो अंदाज़ बयां है। आकाश सर का अंदाज़ बयां है जो आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं इन सारी की सारी खूबियों को साधते हुए। तो ज़ोरदार तालियों से इस सेशन की मैं चाहूँगा कि हम शुरुआत करें और कोशिश करूँगा कि हर वो सवाल उनसे पूछ सकूँ जिसकी शायद आप लोगों को भी तलाश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया। थैंक नहीं सर, मैंने कोशिश करी है बस कि बचपन में, क्योंकि इस चीज़ को हमें बताया जाता है और मैं इसी से शुरू करूँगा क्योंकि ये हम सब की बीच की कहानी है। हम लोग उस समय पे, पिताजी क्योंकि आर्मी में है तो हम लोग मणिपुर में रहते थे, इम्फाल, और वहाँ पे रेडियो में चलती थी कमेंट्री। तो हमें पता चलता था अजीत अगरकर ने फाइफर ले लिया, हमें पता चलता था कि राहुल द्रविड़ ने 233 मार दिए। आज क्योंकि ब्रॉडकास्ट से ही शुरू करते हैं, आप इस समय पर अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि उस वक्त का ब्रॉडकास्ट और आज की जो जर्नी है, क्योंकि ये एक चुनौती हो चुकी है कि 1 मिनट का कंटेंट भी आप ही को बनाना है, 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो भी आप ही को बनाना है, एक पूरे दिन का खेल भी आप ही को बताना है, बट 100 ओवर की कमेंट्री भी आप ही को करनी है और 40 ओवर की कमेंट्री भी आप ही को करनी है। पता नहीं क्रिकेट और कितनी दशाएं दिशाएं हमें दिखाएगा, लेकिन कैसे आप अपने आप को इन सारे खांचों में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर चुके हैं। बहुत लोग अभी भी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि यार मेरा यूट्यूब तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या रील्स नहीं हो पा रही हैं, यार कमेंट्री तो बहुत अच्छी कर रहा हूँ लेकिन, और ये मैं कुछ एक्स क्रिकेटर्स की भी आपको बात बता रहा हूँ, वो लोगों से जब मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं यार क्या टैग्स इसमें अच्छे नहीं डले हैं, क्या कीवर्ड्स अच्छे नहीं है, टाइटल छोटा कर दिया जाए। आपने कैसे साध लिया इन सारी चीज़ों को? और एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है। जब दुनिया तलाश रही थी कि क्या किया जाए, आपने कहा भाई ये करो, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए। थैंक यू सो मच रोहित, एंड थैंक यू एवरीवन, स्पेशली बोरी ऑफ कोर्स, डियर फ्रेंड। ये आपके सवाल सी बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ना ये आपकी वो डेस्टिनी में लिखी होती हैं। और मेरे पर्सनल जो चाहे कमेंट्री का करियर हो या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का करियर हो, इसकी एक्चुअली बुनियाद भी रखी गई थी इस वजह से कि मैंने सिर्फ 10 ही टेस्ट मैच खेले। जो 10 टेस्ट मैच खेलता है ना, उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने 100 खेले हैं तो फिर आपने जो कहा वो चलता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस इतना, आपने वहाँ पर मुकाबले जिताए हैं, भारत का नाम रोशन किया है एंड ऑल ऑफ दैट। पर अगर आपने 10 ही खेले हैं तो सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो ये कि आपने क्या बोला। आपका क्या बोलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि आपकी जो रिसीव कर रहा है वो सिर्फ इसी बात पे है कि आकाश क्या बोलता है। कौन है आकाश डज नॉट मैटर, बियॉन्ड अ पॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्रिकेट में शायद उतना प्यार नहीं मिला जितना कमेंट्री में मिला, और ऑफ कोर्स बिल्कुल बात सही है। क्रिकेट वैसे भी हेलमेट के नीचे था, लोग पहचानते भी नहीं थे, या तो शॉर्ट लेग पे होता था या बैटिंग कर रहा होता था। पर अब क्योंकि अब कमेंट्री है, डिजिटल मीडिया है, तो एक चीज़ पे फोकस हमेशा था कि बहुत ऑनेस्ट रहो,
ऑनेस्ट रहो और अपनी ओपिनियन आपको व्यक्त करनी है। अब उसके तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग कि किस तरीके से आप उस ओपिनियन को व्यक्त कर सकते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बदला है कि शुरुआत में शायद बहुत अब्रेसिव भी था, बहुत ज़्यादा वो बहुत मतलब आप कोशिश करते हैं कि जो देख रहे हैं वैसा का वैसा बोल दो, किसी की परवाह मत करो। फिर आप थोड़े से उम्र आती है आपकी तो आपको रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ को कहने का एक बेहतर तरीका भी हो सकता है, तो वो वाला बदलाव भी आता है। पर वो जो फॉर्मेट्स की आप बात कर रहे हैं इसमें एक तो पहली बात की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो भी आप अगर कह रहे हैं, सी फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप चीज़ें बोलते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, उसकी सफलता जो है वो इस बात पे निर्भर नहीं करती कितना अच्छा मैं बोल रहा हूँ। उसकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि लोग जो हैं क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसको आपने एम्ब्रेस किया। और टच वुड, गॉड इज़ बीन वेरी वेरी काइंड कि वो शुरुआत से होना शुरू हो गया कि लोगों ने पसंद किया, लोगों ने कहा ये बात तो ठीक करता है, तो चलो इसकी सुन लेते हैं। उसके बाद मेहनत बहुत करनी पड़ी क्योंकि सर 10 ही टेस्ट मैच खेलो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो उसमें कोई संकोच नहीं था, उसमें कोई कोताही भी नहीं थी कि करते जाओ लगातार। और कॉन्स्टेंटली कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूव करने की, कोशिश करो अपने आप को बेहतर बनाने की और अलग अलग मीडियम्स की डिमांड को समझने की। आई थिंक जो सेंटर पीस है आपके कंटेंट क्रिएशन का, कमेंट्री का, वो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सेल्फ इंडल्जेंट हो जाता है वो फंस जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। आप सबसे मतलब वो लोएस्ट डिनोमिनेटर आप हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सुन रहा है, जो आपको देख रहा है। अगर उसने आपको पसंद किया तो उस कंटेंट की वैल्यू है, अगर उसने आपको रिजेक्ट किया तो आपको फ़ौरन समझना पड़ेगा कि रिजेक्शन आ रही है, आपको बदलना पड़ेगा। आप ऑडियंस नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कुछ पिलर्स थे जिनको आज तक फॉलो कर रहा हूँ। एक आपने परवाह शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी गाड़ी वहीं अटक गई। एक वसीम बरेलवी का शेर है कि कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जब आप कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं और जैसा आपने कहा कि चलो यार कुछ भी बोल दो, हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप ठीक है तारीफ करते हुए तो क्यों ही रुकना जी, लेकिन जब बुरा दौर आता है, जब कोई खिलाड़ी एक बुरे पैच से गुजर रहा है, अभी सूर्य कुमार यादव को लेकर आप, क्योंकि हम यही काम करते हैं तो हम आपको भी सुनते हैं और हम बाकी लोगों को भी सुनते हैं, आपने पिछले 1.5 साल में यही बात बनाए रखी कि नहीं यार अब आपने एक साइकिल दे दी है सूर्य कुमार यादव को तो दे दी है, अब आप कैप्टनसी मत लीजिए उनसे। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब एक तो है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हम बहुत बार इस बात को कहते हैं, कल गौतम यहाँ पर आए हुए थे, गौतम ने कहा कि मैं ठीक हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, आप मेरे बारे में बोलिए ना, लेकिन आप ऐसी बातें बोलते हैं जो ना तो शोभा देती हैं और ना सही हैं, क्योंकि इंडियन टीम के तो आप भी रिप्रेजेंटेटिव हो ना, सिर्फ वो 11 लोग या 15 लोग तो नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर ब्रेक जाकर लगाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, मतलब सूर्य कुमार यादव को कैसे डिफेंड करूँ, एज अ प्लेयर तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ऑनेस्टली। उसकी ना हर जगह मतलब हर बात बोलने की एक जगह भी है, एक सलीका है, दूसरी जगह है। सी कमेंट्री के अंदर, क्योंकि कमेंट्री जो मेरा रोल है, मेरा रोल कॉलर का है और कॉलर का रोल होता है कि एक्शन को फट से बताए और फिर निकल जाए, क्योंकि उसके साथ एक्सपर्ट बैठा है जिसने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है और वो फिर एक्सप्लेन करेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उस रोल में मुझे रहना है, तो वहाँ पे मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि किसी की बुराई भी की जाए। आई मीन क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि वो रोल डिस्क्रिप्शन में ही नहीं है। अगर वो आउट हुआ है तो मुझे कहना है आउट हुआ, बॉल अच्छी थी तो कहना है अच्छी बॉल थी, ख़राब थी तो ख़राब डिस्क्राइब करके निकल जाना है। और उसमें भी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्रिकेट टीवी की क्रिकेट में नहीं होता है, जितना कम हो उतना बेहतर। आई मीन छक्के को छक्का तो आप बोल देते हो, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि एक मैच में कई बार आजकल 40 छक्के लग जाते हैं, अब हर बार 6 रन बोलोगे वो बंदा कहेगा यार ये क्या बात हुई। तो फिर आप उसके अलग अलग तरीके भी निकालते, कई बार 6 को 6 भी नहीं बोलते क्योंकि वो तो उसने देख लिया। अब उसको गेंद को टोल नाके पे पहुंचाना है या कहाँ पहुंचाना है वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, पर यू नीड टू कीप इनोवेटिंग कि एटलीस्ट इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि देखने वाले को सब कुछ दिख रहा है और म्यूट पे भी देखेगा तो क्रिकेट पक्का देखेगा। तो अगर उसने म्यूट से हटाया, आपकी आवाज़ को ऑन किया, तो इसका मतलब उसने आपको अपने घर में, अपने पर्सनल स्पेस में जगह दी है। तो ट्राई एंड ऐड वैल्यू, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होती कि मतलब क्वेश्चन ही नहीं होता, दिक्कत तो खैर कभी भी नहीं है। पर उसके बाद जो प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो, मिड शो, मेरी अपनी आकाशवाणी, वहाँ पे सच को सच तो बोलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव रन नहीं बना रहे हैं तो ये बोलना पड़ेगा कि दबाव उन पे है, उनको रन्स बनाने चाहिए, उनसे ये गलती हो रही है, इस गलती को सुधारना होगा, मे बी नंबर 3 पे जाना होगा, अपने आप को थोड़ा और समय देना होगा। ये सब कुछ कहना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कहेंगे
तो रोहित मेरा जो सबसे बड़ी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा ऑब्लिगेशन है वो व्यूअर्स है। तो अगर उसके साथ मैं ऑनेस्ट नहीं हो सकता हूँ तो मुझे अपना काम नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये कहते रहना कि उसको बेहतर खेलना है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कितना लंबा उसको रोप देना है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है इस समय, भारत के लिए अच्छा क्या है, क्या अब यहाँ पे अगर हम ये पिवट मारते हैं, कप्तान को बदल देते हैं तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम पे क्या असर पड़ेगा, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। तो उसको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी प्रदान करना जो है वो काम है जो हम पोस्ट मैच एनालिसिस में करते हैं, आकाशवाणी में करते हैं। पर सच को तो सच बोलना ही पड़ेगा, वरना आपको लगता है कि आपको लोग सुनेंगे पर नहीं सुनेंगे, दे विल स्टॉप लिसनिंग टू यू, क्योंकि आप जो सामने दिख रहा है जो उसको दिख रहा है आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं, आपको किसी बात का संकोच है, आपका दोस्त का खेल रहा है, मे बी इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, पर वो आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देगा एंड दैट इज़ इट। वहाँ पे आपकी कंटेंट जर्नी, फिर आप कुछ भी बनाते रहो फॉर्मेट में, वो बियॉन्ड द पॉइंट, वो हो सकता है फ़ैन पेजेस थोड़ा सा उसको एंगेज कर लें, पर उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आपकी वो जो सिक्का है वो चलता रहे, वो इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, एक चीज़ जो आपने कही, मैं फिर उन क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स के बारे में सोचता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ना, मैं आपसे कोई नाम चाह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली का टेस्ट मैच खत्म होता है, गौतम गंभीर कहते हैं कि एक्स प्लेयर्स को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट से रेस्ट मांग रहे थे या ये कहा जा रहा था कि उनको रेस्ट चाहिए, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी ऐसी बातें कही जो लगा कि यार आप तो क्रिकेटर हो, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमने तो क्रिकेट नहीं खेली है। तो हम ऐसी बात करें तो मैं फिर भी एक मिनट के लिए माफ़ी दे दूंगा कि यार इसने तो क्रिकेट ही नहीं खेली है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्स क्रिकेटर्स भी ऐसा लग रहा है जैसे ये क्लिक बेट और थंबनेल की लड़ाई में घुस चुके हैं कि यार हमको भी कुछ ना कुछ करके तो किसी ना किसी का फ़ोटो लगा के तो व्यूज़ हासिल करने हैं। आप हंसते तो होंगे ही इन सारी चीज़ों को देखकर, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या ये लड़ाई इसी चीज़ की है जो मैं समझ पा रहा हूँ, या आपको लगता है नहीं ये कोई और चीज़ है जो इनको ड्राइव कर रही है? क्या वो अपनी जगह पर सही है और हम गलत परसीव कर रहे हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह या किसी और क्रिकेटर को आके ट्वीट करना पड़ता है, फिर उस पर अलग बातें होती हैं? ये आप कैसे देख रहे हो इन चीज़ों को जो, और ये बहुत रिसेंट है सर, ये ऐसा नहीं है कि पहले के क्रिकेटर्स भी इस तरह की बात करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्रिकेटर्स को ये कोई भी हक नहीं है सोचने का और समझने का कि हम सिर्फ कस्टोडियन है इस गेम के। जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है, जो भी क्रिकेट को कवर करता है, वो आप भी हैं, वो बोरिया भी है, वो त्रिशा वहाँ खड़ी हैं, एवरीबडी, जो इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके पास ये हक है कि एक ओपिनियन तो होनी चाहिए ना। और ओपिनियन अब वो सही या गलत हो सकती है, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, पर ओपिनियन का हक सभी को है। कोई क्रिकेटर, कोई एक्सपर्ट एनालिस्ट खड़े होकर नहीं बोल सकता कि तुमने क्रिकेट नहीं खेली इस वजह से तुम्हें अक्ल नहीं है। फिर तो रोहित ब्रिजनाथ और शारदा उग्रा को तो कोई सुने ही ना आई मीन फिर तो पॉइंट ही क्या हुआ। तो आप सब जो काम कर रहे हैं उसकी बहुत वैल्यू है और बड़े रिस्पेक्टेड एक्चुअली वॉइसेज हैं, और रिस्पेक्ट जो मिलती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलती है। अगर आप एक अच्छा काम लगातार बिना एजेंडे के आप करते जाते हैं, ऐसी गलतियां तो हम सबसे होंगी। मेरी ओपिनियन भी गलत होगी, आपकी ओपिनियन भी गलत होगी, तो ओपिनियन में अंतर आना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आजकल का ये ना बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वो हो गया कि पहले हम सिर्फ नूडल 2 मिनट की खाया करते थे, आजकल ना हमें फेम भी वो चाहिए, वो रिएक्शन 2 मिनट का चाहिए। तो वो एक आसपास के कुछ लोग भी होते हैं, वो भी यही समझाते हैं कि ऐसा करो, इस पे बना दो। तो ये शायद कई बार वो लाइंस ब्लर हो जाती हैं समझने में कि आपसे ये उम्मीद नहीं है। आपसे जो जनता उम्मीद करती है वो ये कि भाई तूने क्रिकेट खेला है, एक बार दबाव को महसूस किया है, तो प्लीज़ टेल मी हाउ डू यू फील। अगर आज आप अपने आप को सूर्य कुमार यादव की जगह पे खड़े करके, शुभमन गिल ड्रॉप होते हैं उनकी जगह पे खड़े करके, इफ़ यू कैन टेल मी, टेक मी इनटू हिज माइंड, क्योंकि वो शायद क्रिकेटर वो काम थोड़ा सा बेहतर कर सकता है क्योंकि वो वहाँ पे रहा है। अगेन इस बात की कोई एरोगेंस नहीं है, पर ये प्रिविलेज है हमारे पास कि हम वहाँ पे थे, तो मुझे थोड़ा सा शायद आइडिया होगा। एंड नाउ in my honest analysis and thought, I should try and present that. तो वो काम है मेरा। और सच बात ये है, ऑनेस्टली मैंने तो सिर्फ यही सीखा है कि ओवरनाइट ना कुछ नहीं बनता। ये क्रेडिबिलिटी बनानी हो, आपको ऑडियंस तैयार करनी हो, आपको अपनी वजूद भी बनाना है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। ये 2 मिनट की नूडल तो नहीं है। और ये जो जितने क्लिक बेटी चीज़ें जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, थोड़े समय का वो ज़रूर है, पर इट डजंट लास्ट द टेस्ट ऑफ टाइम। वो क्योंकि टाइम डिसाइड करेगा, वो जर्नी डिसाइड करेगी कि आप कितनी देर तक रेलेवेंट रहते हैं। और रेलेवेंट रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक तो आप ऑनेस्ट हो, दूसरा कि
जनता आपको एक्चुअली पसंद करे। अगर वो रिजेक्ट कर देगी तो फिर आप कुछ भी बोलते हो और इस बात का कोई मैटर नहीं करता है। क्रिकेट की तरफ आते हैं, जो खालिस क्रिकेट हुई है अभी, T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। मैं आपसे बस एक, टीम ने बहुत अच्छा किया, विदाउट अ डाउट हम चैंपियन बने और बैक टू बैक चैंपियन बने, बट मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक हमने अंदाज़ अपनाया है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक है इंटेंट, जो गौतम गंभीर ने भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फाइनल के बाद यहाँ पर भी कहा कि मैं स्वीकार कर लूँगा 87 रन की हार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या 100 पे ऑल आउट, मैं स्वीकार कर लूँगा, बट मुझे चाहिए कि आपको वो 250 रन या 225 रन लगाने हैं बोर्ड पे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि आपको वो 96 पर जाकर 4 गेंदें नहीं लेनी है 100 तक पहुंचने के लिए, और क्योंकि आप उन्हें बहुत बचपन के दिनों से जानते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटेंट 2019 के टाइम पे हम बात करते थे, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय खेलेंगे, 400 रन बना देंगे, अभी बेसबॉल का बहुत हवा चला इस चीज़ को लेकर के, हम उस रास्ते पर नहीं है, लेकिन इंटेंट और अवेयरनेस के बीच, गेम अवेयरनेस के बीच ये कितनी बारीक लकीर आप पाते हो? क्या हम उस रास्ते पर है जहां पर हमने ये साध लिया है, हम ये जानते हैं कि यार ये बारीक लकीर है, आपको एक गेम अवेयरनेस भी दिखानी पड़ेगी, जिसके लिए शायद तिलक वर्मा को आप नंबर 3 पर भेज दो, या फिर संजू सैमसन ने जैसे इसी शहर में खेला, या फिर आप ये कहो कि नहीं यार हमारा अंदाज देखो, तुम हमारे अंदाज के दीवाने हो जाओ? नहीं, देखिए, अंदाज के दीवाने आप कुछ समय के लिए हो सकते हैं, वो मेस्मराइज हो सकते हैं कि इतना खूबसूरत है ये, लेकिन अल्टीमेटली सफलता डिसाइड करती है कि आप कितने सफल हैं। सिंपल स्टोरी है। कितना लंबा लेकर जाओगे? 100%। आई मीन, ट्रॉफी नहीं है तो फिर बेसबॉल कुछ भी करते रहिए आप, उसकी क्या वैल्यू है? रोज टेस्ट मैच आप हारते हो, सपाट पिच के ऊपर आप कहते हो हम तो ऐसे ही खेलेंगे। सर, हम ऐसे ही खेलेंगे तो उस पिच पे कम से कम 125 ओवर बैटिंग भी तो करो। 80वें ओवर में ऑल आउट हो जाते हो सपाट पिच के ऊपर क्योंकि हम ऐसे ही खेलेंगे, दैट मेक्स नो सेंस। क्योंकि ये बात याद रखिए कि जो भी आप एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आज तक मैंने किसी भी लूजिंग कंट्री के फैंस को खुश होते हुए नहीं देखा इस बात पे कि मेरी टीम हार गई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। आई मीन, टीम हार गई तो दुखी होगी यार। आई मीन, कितना भी आप एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो कि, तो अल्टीमेटली तो आपको जीतना है, और जीतने का फॉर्मूला जो है, वन साइज विल नेवर फिट ऑल, क्योंकि हमारा खेलना सबसे खूबसूरत खेल है, एकमात्र खेल है जिसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं। अभी चौथा भी दस्तक दे रहा है, कह रहा है मैं भी आना चाहता हूँ। हमारा वो खेल है जिसके अंदर 2 पिचेज एक जैसी नहीं होती और 22 गज की पट्टी डिसाइड करती है कि आप कौन हो, कैसे खेलते हो, क्या करोगे उस दिन। तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना, सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना, दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थ्रू आउट। क्योंकि सी ऑल सेड एंड डन, जब आप 77 पे 6 थे यूएसए के सामने वानखेड़े की थोड़ी सी फंसी हुई पिच पर, तो सूर्य कुमार यादव को समय लेना पड़ा। अगर कहीं वो कैच पकड़ी जाती तो कहानी बहुत अलग नजर आती, पर उसको समय लेना पड़ा, अंत तक 20 ओवर खेलने पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आज तक नहीं बदली हैं और वो नहीं बदलेंगी। कि आपको 20 विकेट लेनी होती है टेस्ट मैच जीतने के लिए। आपको अगर पिच में थोड़ी सी भी, अगर आपको रहना है रेलेवेंट और आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो 50 ओवर का मैच और 20 ओवर को आपको पूरे ओवर खेलने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, पर सबसे छोटे फॉर्मेट में ये आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप, अगर आपके पास 20 ओवर हैं और रिसोर्सेज उतनी है, आपका 10 विकेट्स हैं यार, आप नंबर 8 तक बैटिंग करते हो, उसके बाद भी अगर आप कंजर्वेटिव खेलते हो तो इसका मतलब यू आर सेलिंग योर सेल्फ शॉर्ट। और ये वाली बात ना आजकल रोज़ आपको वनडे ना वो मतलब ठोक ठोक के बता रहा है कि सुनो, मैं ये सेम बॉलर है, सेम कलर की बॉल है, सेम पिच है, उसको आपने 3 ओवर में मात्र 3 रन के कैसे जाने दिया, क्योंकि कल वो डालेगा और 3 में 30 खाएगा। तो फिर आपको लगता है कि यार वनडे क्रिकेट जो है इस समय वो स्किल लेवल को शायद उतना एनहेंस नहीं कर पा रही है, उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रही, क्योंकि सेम बॉलर, सेम पिच, सेम बॉल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज तो आप उसकी सारी बॉलें छोड़ देते हो, डिफेंस करते हो, अगले दिन आप ऐसे भी मारते हो, वैसे भी मारते हो, उसके धागे खोल देते हो यार। तो वो नहीं हो सकता है। पर भारतीय टीम ने बताया एक्चुअली, और ये लड़ाई जो है जद्दोजहद चलती रहेगी। अच्छी चीज़ ये है कि अब हमने वो बार को हाई करते जा रहे हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, वो इंपॉर्टेंट है, और वो बेसबॉल की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है कि हम ऐसे खेलना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे हमने टीम तैयार की है। और उसके बाद जहाँ कंडीशंस अगर फंसी तो सर आपको थोड़ा सा तो मनूवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जब आप चलाना सीखते हैं तो सीखते आप एकदम वो सपाट रोड के ऊपर हैं, पर गाड़ी सिर्फ हाईवे पे नहीं चलती, गाड़ी गलियों से भी निकालनी पड़ती है, ऊबड़ खाबड़ सड़क भी आती है, तो उस हिसाब से भी आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो चलानी तो आपको गाड़ी है, और आप फार्मूला 1 के लिए तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पिचेस बदली तो आपको वैसा भी खेलना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फिर
फिर आपको ये भी पता चलेगा कि दो बहुत अलग अलग हम टीम्स बना रहे हैं कि आप वनडे की वो T20 की टीम अलग है, टेस्ट की टीम बिल्कुल ही अलग है, कोई ओवरलैप हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है, आप वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। पर आई थिंक दिस टीम हैज़ फाउंड द बैलेंस। पर ये कांस्टेंट आपकी लड़ाई रहने वाली है क्योंकि अभी 2027 का वर्ल्ड कप, 2028 का वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप ऐसी कंडीशंस में होंगे जहाँ पे 300 रन ना तो वनडे में बनेंगे ना ही 250 रन बनने वाले T20 क्रिकेट में। कल गौतम गंभीर से जब बोरियादा ने पूछा कि गोल्ड मेडल की तरफ देख रहे हो क्या, आपने 28 का जिक्र किया इसलिए मुझे LA ओलंपिक्स भी याद आ गया। तो उन्होंने शुरुआत में तो कुछ नहीं कहा लेकिन कहा कि अगर आता है, सामने से प्रस्ताव आता है तो क्या स्वीकार करेंगे। क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर सफ़ेद गेंद की क्रिकेट, और ये इसका मैं आपको दूसरा पक्ष भी बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ये बात मानने से इनकार किया, और ये हिंदी में एक शब्द है भदेश, कि आप अपने बारे में, और ये आपके साथ भी लागू होता है कि आप, जैसे आपने 10 टेस्ट मैचेस की बात करी, अमूमन तौर पर तो लोग 10 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, आपकी बातों में वो चीज़ नहीं झलकी। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि गौतम गंभीर ने कहा यार अभी तो 2 सीरीज़ हार कर आ रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया में हार गए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गए, अगर मैंने साध ही लिया होता सफ़ेद गेंद को तो फिर ये कैसे होता। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाइट बॉल के लिए, एंड देन फिर इस पर एक सप्लीमेंट्री सवाल ये कि ये आप कैसे देख रहे हो रेड बॉल वर्सेस वाइट बॉल गौतम गंभीर, क्योंकि वाइट बॉल में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है 2 सीरीज हम हारे ज़रूर लेकिन जीते भी बहुत कुछ हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड देन फिर एक रेड बॉल की अलग लड़ाई है। क्या रेड बॉल के लिए आपके हिसाब से वक्त और दिया जाना चाहिए या फिर यहाँ से कुछ और बदलावों की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या टीम में कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बेहतर जानते हैं कि स्पिनर्स को हम नहीं खेल पा रहे हैं, अगला चैलेंज श्रीलंका होने वाला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वाइट बॉल इज ही कम्प्लीटली फाइन देयर, और रेड बॉल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या दिखता है आपको? वाइट बॉल आई थिंक गौतम इज़ ब्रिलियंट। गौतम की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज़ सेकंड टू नन। ये हमने उनके T20 लगातार, चाहे वो IPL के विनिंग कैंपेन्स हों, बतौर कप्तान, बतौर मेंटोर, उन्होंने वो किया, T20 वर्ल्ड कप जिताया है। आई मीन उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि जितने लोग मैदान पे गए थे, मैं नहीं जाता हूँ आजकल, तो जितने लोग मैदान पे थे वो सब मेरे को बाद में आके यही बता रहे थे कि यानी बॉलिंग चेंजेस हो तो बहुत अच्छे रहे, आप तारीफ तो सूर्या की कर रहे हो लेकिन ना वो पीछे गौतम का हाथ है उसमें, क्योंकि गौतम हर बार आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से ये, वहाँ से वो, ही अंडरस्टैंड द गेम ब्यूटीफुली। तो फुल रिस्पेक्ट कि T20 क्रिकेट में तो विदाउट डाउट बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ODI क्रिकेट में तो वैसे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है क्योंकि अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती भी थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट ICC इवेंट आपने जीता है, वो वनडे का फॉर्मेट था और उस टीम में कुछ बदलाव की गुंजाइश भी नहीं है। उसमें बहुत मतलब हल्का सा नज हेयर, पुश देयर, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है और वो शायद 2027 तक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर टेस्ट क्रिकेट, यस, सी टेस्ट क्रिकेट के एक्चुअली 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि ट्रांजिशन से गुजर रही है भारतीय क्रिकेट टीम, आपके 3 मैच विनर्स नहीं हैं और ट्रांजिशन को मैं कहता हूँ कि वो ना वो लेबर पेन की तरह है, कि वो एक नए, जब जो जीवन को अगर दुनिया में लाना है, जीव को दुनिया में लाना है, तो फिर वो प्रसव की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और ये वो पीड़ा है जिसमें आपका विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, आपके रविचंद्रन अश्विन चले गए, सडनली 3 मैसिव प्लेयर्स हैव गॉन। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल है ट्रांजिशन। पुजारा, उससे पहले पुजारा चले गए, उससे पहले रहाणे चले गए, आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ पीपल, जो बहुत चर्निंग हो गई है। तो वो पीड़ा तो हम सबको महसूस हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उनको भी हो रही है। पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, अगर आप अंडर 19 लेवल के कोच हो ना, तो आपको आपके सफलता के पैमाने जो हैं बहुत अलग अलग होते हैं कि आपने खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया, आपने नेक्स्ट लाइन को क्या किया, किसी को आपने कैसे चलाया, तो वो आपके पैमाने अलग हैं, वो सफलता पे नहीं मापेंगे आपकी ट्रॉफी जीती नहीं जीती। अंडर 19 जीत गए, बहुत अच्छी बात, नहीं जीतते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आ गए तो फिर सिर्फ एक ही पैमाना है, वो ये कि रिजल्ट्स क्या हैं। रिजल्ट्स, ये वाली टेस्ट साइकिल अभी भी गौतम के पास है, ये मुश्किल साइकिल है पर उनके पास है, अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और 2 साल के बाद आई थिंक वहाँ पे ज़रूर एक एनालिसिस होगा जो कि बड़ा ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा कि आपने 2 साल में, क्योंकि अब 2 साल का समय, 2.5 साल का समय एक्चुअली, तो वहाँ से, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ से आपने टेक ओवर, बांग्लादेश सीरीज़ से एक्चुअली आपने टेक ओवर किया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर आप इंग्लैंड गए, फिर आपने घर पे 2 श्रृंखलाएँ खेली, तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम जो आपने स्पेंड किया है, जिसमें ट्रांजिशन भी आप देख रहे हैं। पर 2027 में ही है अगली WTC का फाइनल। आई थिंक बाय दैट टाइम वहाँ पे ज़रूर आपको वो पता चल जाएगा कि ये गौतम के साथ ही चलना है या गौतम के बिना चलना है। पर उतना टाइम उनको देना ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजिशन से गुजर रही है। अब गौतम खुद तो जाके खेल नहीं सकते, अगर रोहित, कोहली
और अश्विन चले गए हैं, तो फिर वैसे खिलाड़ियों को मिलने में लगता बहुत ज़्यादा समय है। सूर्या से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा था कि गौतम जैसा कोच है आपके पास जो बड़े मैचेस पे क्लच परफॉर्मर रहा है, उन्होंने कहा उनका बस चले तो आज भी पैड पहन के चले जाए वो ये कह रहे थे। बट कुछ बदलाव भी देखते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट में, मतलब एक तो ट्रांजिशन है, लेकिन नंबर 3 की जो पोजीशन है उस पे जो थोड़ा सा एक उठापटक शब्द का प्रयोग करूंगा कि हम कह रहे हैं साई सुदर्शन को भी खिला लेते हैं, हमने फिर वॉशिंगटन सुंदर को भी एक तरीके से भेज दिया वहाँ पे, फिर हमने करुण नायर को भी वहाँ पे मौका दिया है, फिर करुण को वापस भी लेकर आए उस पोजीशन पर। इंग्लैंड दौरे का ही बता रहा हूँ, 2 बार ऐसा हुआ। तो नंबर 3 की पोजीशन आपको लगता है कि अगर हमें नंबर 3 का आंसर मिल गया श्रीलंका में तो फिर हमें हमारे जवाब मिल जाएंगे फिर, क्योंकि ट्रांजिशन तो है, वो तो सच्चाई है, लेकिन ट्रांजिशन को ओवरकम भी तो आपको करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट न्यू कि पुजारा अभी अभी गए हैं या कोई भी शख्स जो 3 नंबर पर खेल रहा है। टाइम हो चुका है काफी, आपने 9-10 टेस्ट मैचेस आपने देख लिए हैं उस पूरे के पूरे दौर में। तो आर वी टेकिंग टू मच टाइम? हमें बहुत वक्त लग रहा है 3 नंबर ढूंढने में। आई थिंक थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है वहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ पीछे फोटो है एक्चुअली सौरभ की, सौरभ को क्रेडिट एक्चुअली इसी बात का देना चाहिए। एक होता है आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, और ये बात ना मैं सेलेक्टर्स के लिए भी कहता हूँ, ये बात मैं कोच के लिए भी कहूँगा, एक कप्तान के लिए भी कहूँगा कि आप ना वो जो जिसको आपने चुना है आप उसको समय नहीं दे रहे, आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो नॉलेज है, क्योंकि वो आपका डिसीजन था, आप उसको समय दे रहे हैं। कि मैंने ये सोचा कि जैसे सौरभ ने सोचा कि हरभजन सिंह मैच विनर है, युवराज सिंह मैच विनर है, और भाई ऐसा तो नहीं है युवराज सिंह ने रोज़ रन बनाए थे, हरभजन सिंह ने रोज ही पंजा खोला था, समय आया था जहाँ ड्रॉप करने की बारी थी, सौरभ ने कहा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें दम है। एंड इवेंचुअली ही वॉज राइट। हर चीज़ों में शायद सही नहीं हुए होंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ों में हुए। इस वजह से एक बहुत बढ़िया टीम उन्होंने तैयार की। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में गौतम को भी यही सोचना पड़ेगा और शुभमन गिल को भी यही सोचना पड़ेगा कि आप, और सिर्फ वो बात नंबर 3 तक की नहीं है, वो बात एक्चुअली नीतीश कुमार रेड्डी की भी है कि अगर आप उनको खिलाते तो हैं पर खिलाते नहीं हैं। एक बार आप उनको बैटिंग करा देते हैं तो फिर 200 ओवर भारत डाल जाता है, एक भी ओवर वो नहीं डालते। वो दिल्ली का ही टेस्ट मैच था, उससे पहले अहमदाबाद में उनको अगर आपने बॉलिंग करा दी 6 ओवर तो बैटिंग नंबर 9 पे भेजा उनको, उनकी बैटिंग ही नहीं आई एक्चुअली उस मैच में। तो वो ऐसे खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते। वहाँ साई सुदर्शन ने रन्स बनाए दिल्ली में, वो आखिरी टेस्ट मैच था हमारा उस श्रृंखला का। कोलकाता में आते ही वो एक 89 और 42 की पारी खेल के आया है, आपने उसको कोलकाता में ड्रॉप कर दिया। और क्योंकि जब खिलाड़ी ड्रॉप होता है ना, तो आई मीन कहना बड़ा आसान होता है, एक ही तो मैच मिस किया है यार, अगला मैच तो खिला ही दिया था। मैं आपको बतौर खिलाड़ी बता सकता हूँ, और वो गौतम खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि कॉन्फिडेंस टेक्स अ बीटिंग। सडनली आपको लगता है आपके सर पे ना तलवार लटक रही है, अब मैंने नहीं किया तो मैं गया, क्योंकि आप पिछले मैच में तो ड्रॉप हुए थे, उससे पिछले में आपने रन्स बनाए थे। तो क्लैरिटी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ है और क्या मैं इस जगह के लिए सही भी हूँ। और ख़ास तौर से जो नया खिलाड़ी है जो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हर बार अगर आप वो संशय के लेंस से देखना शुरू करेंगे तो फिर उसका बेस्ट नहीं आ पाएगा। तो वो एक काम बहुत ज़रूरी है। और ये वाली बात भी समझना ज़रूरी है कि टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल फॉर द स्पेशलिस्ट। तो वो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जड्डू है जो ज़बरदस्त ओपनर है, वो ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, अगर वही हमारे नेक्स्ट ऑफ स्पिनर हैं तो वो भी कमाल के बैटर हैं, विच इज़ ब्रिलियंट। लेकिन नंबर 3 को आप वो रिवॉल्विंग डोर नहीं बना सकते। नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि हमें लगता है खिलाना चाहिए, पर उससे काम नहीं करवाएंगे। आप 10 लोगों से क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो आई एम श्योर अभी चाहे वो श्रीलंका का दौरा हो या उसके बाद न्यूजीलैंड इज़ अ टफ टूर, 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे भी होंगे। अफगानिस्तान का, चलिए वो तो 1 ऑफ WTC का हिस्सा नहीं है, पर वो आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि चलिए आप ये करना चाहते हैं। पर एब्सोल्युटली मैंडेटरी है कि जिसको भी आप मौका दें उस मौके को मतलब इतना लंबा तो ज़रूर दें कि या तो वो सक्सीड कर जाए या फिर वो फेल कर जाए, पर एटलीस्ट यू गेट टू नो कि हमने इतने मौके दिए थे, अब इसके बाद भी नहीं हुआ तो वी कांट हेल्प इट, देन यू मूव ऑन टू समबडी एल्स। और वो मूव ऑन शायद करना पड़ेगा, ट्रांजिशन की ये भी समस्या है। पर अपने आप को उतना समय दीजिए, अपने डिसीजन को उतना समय दीजिए ये जानने का कि वो सही है कि गलत है। एक चीज़ जो बदलाव के साथ दिखी है इसी ट्रांजिशन के फेज़ में, मैं ODI क्रिकेट की तरफ आ रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग आक्रामकता है उनकी बल्लेबाजी में, वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। उस तरह की बैटिंग कि आ रहे हैं और पहली बॉल पर ही सर के ऊपर से मार दे रहे हैं बॉलर के। रोहित शर्मा जिस तरह से अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि
ये वो चीज़ें हैं जो आपको ये बता रही हैं कि कुछ कम्युनिकेशन भी की गई है और दूसरी तरफ दोनों अपनी डेस्परेशन भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम 2027 जो इतना सारा शोर हुआ था, हालांकि मैं इसे शोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता है कि कोच ने कभी कुछ कहा, चेयरमैन सेलेक्टर ने कभी कुछ कहा, बीसीसीआई की तरफ से कुछ कहा गया या दोनों ने कुछ कहा किसी को, इस बारे में हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं और मैं इसीलिए लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बदलाव तो दिखा है, दोनों के रुख में एक बदलाव दिखा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी? मतलब मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि 2027 खेलेंगे या नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनके अंदाज में जो बदलाव देखने को मिल रहा है ये क्या इशारे करता है? देखिए, बदलाव ये इशारा करता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और उस नियम से आप अलग नहीं हैं। वो ये बदलाव ये सिग्निफाई करता है कि थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन भी शायद होता है कि मुझे क्या करना है। कई बार जब आप नॉन स्टॉप ट्रेडमिल, इंडियन क्रिकेट इज़ ए ट्रेडमिल, वो ना एक बार वो 10-11 पे स्पीड पे सेट हो जाते हैं। जितने लोग ट्रेडमिल करते हैं उनको आइडिया होगा कि अगर वो 11 की स्पीड पे है ना तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको भागना ही पड़ता है। तो वो भागना ही पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टेंटली आप भाग रहे हैं एक सीरीज़ से दूसरी सीरीज़, बीच में आईपीएल, फिर फॉर्मेट बदला, फिर आप चलते रहे। तो जब आप लगातार वो करते रहते हैं तो कई बार वो सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही पैमाना है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्या, मेरी टीम जीत रही है क्या। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो फिर आप चलते रहते हैं, उसमें फिर कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप 2 फॉर्मेट छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास बहुत समय होता है। ट्रेडमिल रुक चुकी है, अब ट्रेडमिल को आप खुद जाके उस पर चढ़ के आप दबाते हैं, फिर उसकी पेस आप सेट करते हैं, क्योंकि ट्रेडमिल फिर 3 मैच के बाद रुक जाएगी, क्योंकि वनडे की श्रृंखला है। तीसरा हूँ, लेकिन यार मैं आई एम द फादर ऑफ डैडी हंटिस खेल गया तो मेरे नाम के आगे 170 होगा, मेरी टीम हार नहीं सकती। पर वो 170 बनाने के लिए मुझे फिटनेस चाहिए, शायद मेरे को वो फिटनेस वो पीछे रह गई थी इस ट्रेडमिल पे लगातार चलने के चक्कर में। तो ओके, लेट मी वर्क ऑन दैट। और वो एक्चुअली उनका जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से वो पहले मुकाबले में आउट हो गए, फिर दूसरा और तीसरा मुकाबला जिस तरीके से खेले एडिलेड में भी और सिडनी में भी, तो आप पाएंगे कि बड़ा संभल के सूंघ के खेल रहे थे, जिसमें ईगो नहीं थी। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ईगो करना पड़ता है साइड में। मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नाम के आगे इतने सारे रन्स, इतने सारे शतक, क्योंकि जहाँ आप वहाँ पहुँच गए ना, उस स्तर पे पहुँच गए कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही खत्म, बिकॉज यू हैव अराइव्ड एंड देर इज़ नो स्कोप लेफ्ट। आपने अपने आप को मौका नहीं दिया है। तो वो जो रियलाइजेशन थी कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ है, मैं ठीक कर सकता हूँ। रोहित के लिए शायद वो फिटनेस रही होगी, रोहित के लिए वो 30 ओवर 35 ओवर बैटिंग करनी रही होगी, तो उन्होंने कहा मैं इस पर काम करता हूँ। अब विराट कोहली आज भी ऐसा लगता है कि लाइक ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप सवाल पूछते हैं यार छोड़ी क्यों थी, टेस्ट भी खेल लेता है यार, इतना अच्छा खेल रहा है। पर चलिए, वो उनका पर्सनल डिसीजन, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। ये हमारे जहन से निकल ही नहीं रहा है क्या ये कि कोहली क्यों चले गए भाई? मतलब ये हम कब इससे आगे बढ़ पाएंगे? कभी आपको लगता है कि हम इस चीज़ से आगे निकल पाएंगे कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया? हम आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं, साल भर होने को आया है। करेक्ट, तो हम वो नहीं निकल पा रहे। कोहली को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस बात को तो एंटरटेन करना भी नहीं चाहता हूँ, थॉट को, कि कुछ है जो वो नहीं बता सकते। आई मीन विराट कोहली को बताने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर जब उनका मन करे, जैसे उनका मन करे, ही विल लेट अस नो एंड आई एम विलिंग टू वेट कि भैया तुम बताओ, क्योंकि क्रिकेट कब आप खेलते हैं और कब आप छोड़ते हैं, 2 आपके पर्सनल डिसीजंस हैं। सेलेक्ट होना ना होना वो सेलेक्टर्स का काम है, पर खेलना और छोड़ना आपके हाथ में है, और उसको पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए। तो आई विल गिव द ड्यू रिस्पेक्ट। और कोहली को शायद ये लगा होगा कि ना, अब मैं खेल तो बहुत अच्छा रहा हूँ, और ये क्रिकेटर के साथ होता है एक्चुअली कि अब इतना अच्छा खेल रहे हो, अब क्या इसमें भी अपग्रेड की ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, कैन आई एक्चुअली डू दैट, लेट मी टेस्ट। नहीं तो जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया तो फिर मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? कई बार वो मोटिवेशन ढूंढने के लिए आप अपने आप को खुद चुनौतियाँ देते हैं। रन तो मैं वैसे भी बना लूँगा, मेरा नाम विराट कोहली है, लेकिन अगर मैं इस अंदाज में बनाऊँ तो देन आई एम कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग माई सेल्फ कि मुझे इससे भी बेहतर होना है, क्योंकि कोहली का कंपटीशन सिर्फ कोहली से है। कोहली का कंपटीशन कभी शुभमन गिल या केएल राहुल से तो नहीं होने वाला ना। तो जब कंपटीशन अपने आप से है, तो फिर अपने पिछले वर्जन से, जो मैं कल था, उससे क्या मैं आज बेहतर हो सकता हूँ। आई थिंक दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, चाहे वो रोहित की हो या फिर वो कोहली की हो। एंड लॉन्ग मेड कंटिन्यू, क्योंकि आई मीन देयर इज़ अ लिटिल फैन बॉय एवरीवेयर। हम सबके बीच में कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि बहुत गौरवान्वित किया इन्होंने भारत को, भारतीय क्रिकेट को। और जब तक खेलते रहें कुछ इस प्रकार से ही खेलते रहें, क्योंकि एक चीज़ आप अपने हीरोज़ के साथ नहीं चाहते हैं, दैट्स द अदर थिंग। आई थिंक वी ऑल ऑन द सेम पेज। हम अपने हीरोज़ को ना कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते।
इट्स लाइक आवर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के जो आपकी छवि होती है पेरेंट्स की आपके जहन में वो होती है कि मुझे स्कूल लेकर जाते थे, काम पे आते थे, जो भी था, आई मीन द गार्डियन वो जो है वो वाली फीलिंग आपके साथ रहती है। दैट्स द सेम विद द स्टार यार, जिसको आप देखते हैं ना कि यार मारता था, क्या खेलता था यार, सिंगल हैंडली मैच जिताता था, उसको स्ट्रगल करते हुए देखना, पेरेंट्स को इवेंचुअली वो कई बार आप व्हील चेयर पर देखो तो फिर दिल टूटता है कि यार नहीं यार। तो एटलीस्ट आई मीन पेरेंट्स का तो एज है, अनअवॉइडेबल है, एट सम स्टेज यू विल गो थ्रू इट, पर स्टार्स के साथ उस छवि को आप नहीं टूटने देना चाहते हैं फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बहुत छोटे छोटे जवाब चाहता हूँ जी, जी। आपसे आखिर में। आईपीएल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कोलकाता में बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अजिंक्य रहाणे कैप्टन अगर होते हैं, आप मतलब मुझे नहीं पता आधिकारिक तौर पर, पोस्टर तो लगा हुआ है उनका बड़ा, यहाँ पे तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, खूबसूरत सजाया हुआ है होटल ने, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का बेस्ट कैप्टन ऑप्शन आपको कौन लगता है आपके हिसाब से? आकाश चोपड़ा को चुनना हो कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन? सी आई थिंक कोलकाता ने अपने आप को ना मौका ही नहीं दिया है। ऑक्शन की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑक्शन में वो कप्तान खरीदने गए नहीं, और जब आपने एक्सेलरेटेड ऑक्शन के अंदर दूसरी या तीसरे मौके पे आपको लगा कि चलो अब अजिंक्य को ले लेते हैं, आई मीन योर कैप्टनसी चॉइस कैन नॉट बी योर थर्ड ऑप्शन। वो तो फिर फर्स्ट जब उनका नाम आया था एकदम से यू शुड हैव स्नैप्ड हिम कि भैया ये बंदा तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरा कप्तान है। Yes. कप्तान के लिए तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं क्योंकि मेरा कप्तान है, और T20 में कप्तान का बहुत महत्व है। तो अब उन्होंने अब अज्जू को कप्तान बनाया है, तो आई एम श्योर दे माइट एक्चुअली कंटिन्यू, हो सकता है इस साल भी वही रहें। पर अज्जू की कप्तानी के साथ एक छोटा सा वो एक सितारा लगा होता है, कंडीशन Rider. अप्लाई, तो वो यही है कि इनको ओपन ही करनी है, इनको पावरप्ले खेलना ही है। और अगर वो आपने टिम साइफर्ट, फिन एलन, रचिन रविंद्र, कैम ग्रीन लेने के बाद अगर आपको और सुनील नारायण बतौर ओपनर खेले तो हैं, वरना बैटर हैं ही नहीं, तो फिर आपने अपने आप में हाथ ही बांध दिया ऑलरेडी। तो मेरा तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन जो थी, जब ऑक्शन खत्म हुई थी, पहली वाली ऑक्शन जिसमें उन्होंने अज्जू को लिया था, जो उनकी मैंने टीम देखी, मैंने कहा रिंकू सिंह को बना दो यार, क्या क्योंकि बात है, एक बंदा है रिंकू सिंह क्योंकि रेगुलर है ना टीम में, और वो इस बात का मोहताज नहीं है कि मुझे कहाँ बैटिंग कराओगे। हाँ। और वो इज देयर, और इंसान भी बहुत अच्छा है। इंसान बहुत अच्छा है, वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, यूपी 20 में कप्तानी कर चुका है, यूपी की कप्तानी कर चुका है, तो यस, यार मौका दिया जा सकता है। अब आप दे तो रहे ना रियान पराग को भी मौका, तो कोई तो दे रहा है कहीं पे किसी को मौका, तो फिर क्यों नहीं? मतलब संजू सैमसन को भी मौका दिया था आरआर ने, तो मौके आप देते हैं कि चलिए देखता हूँ क्या होगा। सो व्हाई नॉट रिंकू सिंह? पर मे बी दैट बोट हैज, शिप हैज सेल्ड, शायद वो नहीं करेंगे, पर रिंकू वाज माय चॉइस। ऋतुराज गायकवाड़ भी एक एग्जांपल थे Correct, सीएसके के लिए, जो absolutely, वो हुआ है। एक चीज़ और कि सनराइजर्स हैदराबाद में भी चल रहा है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, पैट कमिंस नहीं आ पा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। आपको अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो? सी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं अगर, क्योंकि पैट कमिंस पूरे सीजन के लिए शायद अनअवेलेबल नहीं होंगे, अगर आने वाले हैं तो फिर सी अभिषेक को मैं छोड़ दूंगा अकेला। मैं कहूँगा तू खेल जैसा तू खेलता है यार, आई डोंट वांट टू बर्डन यू एनी मोर। ऑलरेडी आई थिंक इवन दो अभी वर्ल्ड विनिंग कैंपेन के साथ आए हैं, पर सच बात यह है कि रन्स नहीं बनाए हैं, तो उसका ऑलरेडी अपने ऊपर दबाव लेके चल रहे होंगे। बड़ी हाई रिस्क क्रिकेट वैसे भी खेलते हैं, सो उसको तो आज़ाद पंछी को आज़ाद ही रहने दूंगा मैं। फिर मैं कहूँगा ईशान किशन को बना दो, क्योंकि बहुत लंबे समय से करते आए हैं, खेलते आए हैं। अभी झारखंड को उन्होंने चैंपियनशिप जितवाई है और बड़ी शिद्दत के साथ खेल रहे हैं इस समय, एट द बेस्ट पीक ऑफ हिज पावर्स। तो आई विल गो विद ईशान किशन की अगर किसी को ग्रूम भी करना है, क्योंकि दैट कुड बी द नेक्स्ट फिलॉसफी कि एक कैप्टन ग्रूम भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस माइट नॉट बी देयर फॉर एवर, तो फिर ईशान किशन वो खिलाड़ी इंसान हो सकते हैं। तो ये सेशन यहीं पर हम इसको अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम ही लगाना चाहेंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बड़े तहे दिल से सुना इसे। जहाँ पर तालियां बजानी चाहिए थी वहाँ पे भी आपने बजाई तालियां, और जिन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए था वो भी आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि जो सर कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सर से बात करते हुए कब ये कितना पौन घंटा निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, टू बी रियली ऑनेस्ट सर। मेरे पास आराम से एक अच्छा खासा चिट्ठा पड़ा हुआ था सवालों का। मुझसे नहीं, एक क्रिकेट की कहानी है। हाँ, क्रिकेट की बात करते हुए समय कब बीत जाता पता नहीं चलता। लेकिन वही है ना, अंदाज़ बयां
कौन कैसे कह रहा है कहानियाँ वो तो ज़रूरी है सर, वो खड़े हैं, ज़रूरी मास्टर है। खड़े हैं वहाँ पे, हमने देखो। मास्टर तो खड़े ही हैं बट थैंक यू सो मच। आप लोगों का सेशन आगे भी इसी तरीके से चलते रहेंगे, आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स रोहित, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। One second, hold on. It was brilliant. It was brilliant. I was listening, sitting there. Akash is fantastic. Shormishta and I were exchanging Rohit's Hindi. This is something I have to learn. Rohit, you have to be in Kolkata for quite a while and teach me at least half the language. This session was supported by HSBC and someone who I consider family to me, a very, very dear friend who's been backing Rev Sports since the Paris 2024 Olympics. May I call upon Orko Prabhu Roy to please come up on stage along with Kadam Singh to come and felicitate Akash Chopra, please. So Orko and I go back a long way. I mean, Paris Olympics, we were struggling, and as you can understand, Olympics and Paralympics to get support is difficult. And that's what happened, and had requested Orko